नमस्कार मित्रों, जेपी सिंह दतिया मध्य प्रदेश से। ये हमारा CN रेशो पे है वीडियो। बहुत दिन से वीडियो नहीं आई थी, थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। और आपको तो पता है, जब दो मौसम होते हैं चेंज, सर्दी से अब गर्मी आने वाली है, तो थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन वगैरह होता है। हमको भी सर्दी और जुकाम चल रहा है अभी। तब भी हमने कहा एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया जाए CN रेशो पे, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। देखिए, CN रेशो बहुत सिंपल होता है, उसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको चेक करने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं। आपको 3 चीज़ें होनी चाहिए पता। आपके फीड में प्रोटीन कंटेंट क्या है, और प्रोटीन जब कंज्यूम होता है तो कितना % नाइट्रोजन निकालता है, और फीड में कितना कार्बन ऐड रहता है, और किस चीज़ में कितना कार्बन होता है। तो उससे आप आराम से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो गर्मियाँ आने वाली हैं, सर्दी जाने वाली है, और आपको तो पता ही है, मैंने पूरी सर्दी में पंगास का है किया कल्चर, सिंगी का भी किया, कोई का भी किया, मांगुर का तो हार्वेस्टिंग हो गया सबका। तो बहुत से लोगों ने तो हथियार डाल दिए भाई कि हम सर्दियों में बायोफ्लॉग नहीं कर सकते। अभी मैं देख रहा था कि यूट्यूब पे लाइव है 1 घंटे के लिए, और लोगों ने जब उनसे पूछा कि आपकी फिश कहाँ है, तो उन्होंने कहा मैंने तो नवंबर में ही डे आउट वो कर दी थी, सर्दी में कल्चर नहीं करना। भाई, चैलेंज को आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? क्या होता? आपकी मछलियां मर जाती, कुछ हो जाता। आप दूसरों को सिखा, आप ट्रेनर हो, आप सारा एक्सपेरिमेंट कमाने के लिए नहीं करते, आप कुछ एक्सपेरिमेंट दूसरों को सिखाने के लिए भी वो करते हो। कि आपको तो पता होना चाहिए कि कल के दिन जब बंदा अपनी टैंक में किस समय कौन सी मछली डालनी, ये मछली होगी कि नहीं, कौन सी मछली फीडिंग किस टेम्परेचर पे बंद करेगी, ये सब आप फील तभी कर पाओगे जब आप कल्चर करोगे। ठीक है ना? तो भाई, कल्चर करने से ही आती है ये चीज़ें, आपको कल्चर करने से ही आएंगी, और आप हथियार डाल दोगे। अब तो नई थ्योरी चालू हो गई, करीब 4-5 लोगों ने बोल भी दिया कि साल में एक ही कल्चर होगा। ये वही लोग हैं, मेरे पास वीडियो डाउनलोड है इनके खुद के तो है नहीं वो चैनल, यहाँ वहाँ से आके वीडियो वो डालते हैं। ये वही बोलते हैं जो बोलते थे एक 10,000 टैंक में 1 टन मछली होगी और साल में 2 से 3 कल्चर होंगे। मेरे पास वीडियो है। आज वो बंदा कह रहा है कि हम साल में 1 कल्चर निकाल सकते, सर्दी में हम हथियार डाल देंगे। भाई, क्यों डाल दोगे? और ज़्यादातर लोगों ने डाल भी दिए। आपने देखा होगा सर्दियों में कितने लोगों के अपडेट आए, जिनके हर जहाँ पर भी अगर फीडिंग करा रहे तो अपडेट आता था, रोज बॉडी वेट चेक कराते थे, रोज अमोनिया चेक कराते थे। कहाँ गए भाई वीडियो? हथियार डाल दिए इन लोगों ने। हमारे स्वभाव में नहीं है, हम ठाकुर लोग, हम हथियार नहीं डालते। पिछले साल भी, और हमने सर्दियों में ही सीखा था बायोफ्लॉग, अक्टूबर के बाद से ही, और इस साल भी हमने दिखाया वो करके। कुछ समस्याएं आती है, भाई समस्या ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं है? आप थोड़ा शेड लगाइए, थोड़ा टेम्परेचर वो कीजिए वो कंट्रोल, और कोई दिक्कत आती तो आप करिए उस काम को। लेकिन आप हथियार डाल दें ये फिर आप किसी को मत सिखाइए, फिर आप ट्रेनर नहीं हो, फिर तो आप फार्मर ही हो गए भाई। फिर तो आप जो आप पे नहीं हो रहा, फिर आप क्या सिखाओगे सामने वाले को? इसलिए भाई, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बायोफ्लॉग में ज़्यादातर लोग क्या खुद नहीं कर पाते, वो लोग हिम्मत हारते हैं। ठीक है ना? और मैंने तो जो भी सीखा करके सीखा है। आज भी मैं तो 1 साल पहले से बोलता हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कुछ लोग अब बोलने लगे कि हमारे प्रोबायोटिक में अमोनिया है। ये लोगों के लिए नई बात होगी, लेकिन जिसने प्रोबायोटिक खुद डेवलप करवाया हो उसको आप क्या सिखा रहे हो कि प्रोबायोटिक में अमोनिया होता है कि नहीं? सबको पता भाई। एक चीज़ बताइए, 10,000 टैंक में जब आप मानो 1000 लाइन का आपने 1000 सीड डाल दिया, तो वजन कितना होता है? 1 किलो। फीड कितना जाता है 1 किलो में? 30-40 ग्राम। भाई, तो कितना? उससे तो आप नॉर्मल टैंक में भी आप 30-40 ग्राम, 50 ग्राम भी फीड पर डे डालते रहे, 10-10 दिन तक अमोनिया नहीं बनेगा। फिर अमोनिया कहाँ से आता है? सबको पता है कि बैक्टीरिया को जनरेट होने के लिए अमोनिया की जरूरत पड़ती, अमीनो एसिड उसमें ऐड रहता है। भाई, मुझे पता है। और किसी को डाउट हो तो कुछ लोग जिनको मैं सिखाता था, अभी नहीं,
अप्रैल से जब मेरी ट्रेनिंग चालू हुई थी, वो लोग उस पर कन्फर्मेशन वो लगाएंगे कि हाँ, कि जेपी सिंह ने यही सिखाया था कि हाँ प्रोबायोटिक में अमोनिया होता है, ये उससे ही बैक्टीरिया होता है डेवलप। शुरुआत का जो अमोनिया होता है ना, वो प्रोबायोटिक का ही होता है, सबको पता भाई। ये चीज़ें खोल खोल के बताने की ज़रूरत नहीं थी, ये कुछ सीक्रेट होते हैं, ठीक है भाई। मैंने तो शुरू से, और मैं तो पहले दिन से बोलता था कि बार बार आपको मोलासेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब लोग मजाक बनाते थे, देखिए भाई इनका प्रोबायोटिक में तो ये क्या कह रहे हैं कि इनके प्रोबायोटिक में कार्बन सोर्स नहीं देना पड़ता। भाई उस समय भी मैं यही समझाता था कि कुछ दिन के बाद ऑटोमेटिक CN रेशो भी मेंटेन हो जाता है, बैक्टीरिया मैच्योर हो जाता है, नहीं डालना पड़ता। तब लोग मजाक बनाते थे, आज वही थ्योरी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों करके नहीं देखा। अब भाई एक टैंक से आदमी कितना सीख लेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारी कोलकाता में है ट्रेनिंग, जिन लोगों को डाउट हो तो आ जाइए। मैं तो खुला खेल गए भाई, मैं सारा साइंटिफिक जानता हूँ, सारा थ्योरिकल जानता हूँ, सारा और प्रैक्टिकल तो जानता ही हूँ भाई, हर तरह से प्रैक्टिकल कर रखा है। इसलिए कोई, और ये CN रेशो आप लोगों के लिए आप देख सकते हैं, बड़ा सिंपल होता है। और कोई इसको काट करना चाहे तो भाई वीडियो बनाइए, आप बताइए इसमें कहाँ गलती हुई। देखिए आप जब खुद जो करके बंदा सीखता है ना, उसको कोई काट नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब कुछ लोगों को तो आदत होगी, अब रोज़ वीडियो डाल रहे हैं, आप लोग समझदार हैं, मैं किसी पे क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि अगर कोई बेस होगा ना तभी बात करनी चाहिए। बिना बेस के आप किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते। बिना बेस के आप क्या बोलोगे वो किसी को। मैंने तो इतनी सी बात भाई बोली थी कि जो शुगर फैक्ट्री की वेस्टेज वाला है मोलासेस, वो बायोफ्लॉक में नहीं चलेगा, और आप वो सेल कर रहे थे भाई, इतनी सी बात थी। ऐसे बौखला गए कि सभी लोगों को झोला छाप, बहरूपिया, जाहिल, पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। भाई कोई दिक्कत नहीं, देखिए ये जनता है, ये सब जानती है। आप बौखला इसलिए गए हैं क्योंकि जब लोगों ने वो चेक किया, मैं फिर कहता हूँ, अगर वो कड़वा है तो वो शुगर फैक्ट्री वाला है, और मीठा है जैगरी वाला। मैं तो कहता हूँ किसी पे विश्वास ही मत करो। बाजार से बढ़िया जैगरी लेके आओ, उस जैगरी में 5 किलो जैगरी में 1 किलो पानी मिलाइए, उसको बढ़िया गर्म करके स्टोर कर लीजिए। किसी पर क्यों विश्वास कर रहा, ठीक। आपको कोई बकेट टेस्ट की आवश्यकता नहीं, आप तो डायरेक्ट चेक कर सकते हैं भाई। ओके, तो ये CN रेशो पे आपके लिए है वीडियो। तो चलिए आज आपको CN रेशो के बारे में बता ही दें। देखिए बड़ा सिंपल होता है, इतना बड़ा मैटर था नहीं जितना लोगों ने बना दिया। CN रेशो का मतलब होता है कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो, मतलब अनुपात, ठीक है ना। कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात। इसमें शुरुआत के वीडियो में आपने देखा होगा, लोगों ने बताया था आपको कि 90 से मल्टीप्लाई करना है पर 0.7, क्योंकि मछली 25% कंज्यूम कर लेती है और 75% वेस्ट निकालती है। फिर उसी में एक बात और आती थी कि फीड में 10% मॉइस्चर होता है। भाई अनुपात का मतलब क्या हुआ? CN रेशियो, अनुपात का मतलब हुआ कि जिस रेशियो में कार्बन कम होगा उसी रेशियो में नाइट्रोजन भी कम होगा, ठीक है ना। जिस रेशियो में प्रोटीन कंज्यूम करेगी मछली, उसी वो रेशियो में कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। तो इसमें इतना बड़ा मैटर है नहीं, आपके टैंक में कितने किलो है मछली, कितना, इससे कोई मतलब नहीं भाई। आपको 3 चीजें आनी चाहिए। एक तो आपके फीड में प्रोटीन परसेंटेज क्या है, ओके, आपके फीड में प्रोटीन परसेंटेज क्या है। सेकंड, प्रोटीन जब कंज्यूम होता है तो 15.5 to 16% ये नाइट्रोजन बेस निकलती है, ठीक। और तीसरी चीज, सब कुछ कितने भी प्रोटीन का फीड हो उसमें कंज्यूम होने के बाद भी मिनिमम 50% कार्बन या कार्बोहाइड्रेट्स, ऑर्गेनिक कार्बन बचता है, ठीक दोस्तों। ये आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए, आप निकाल सकते हो। बड़ा सिंपल है। आपके फीड में प्रोटीन का परसेंटेज क्या है, प्रोटीन जब कंज्यूम होता है
तो 15.5 to 60% नाइट्रोजन बेस्ड निकालता है और फीड में मिनिमम 50% कार्बन होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए है, जैसे कि मानो आप एक केजी फीड आपने लिया, उसमें 32, अब इसमें 0.9 से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, हम 1 किलो की जगह 1.25 किलो ले लेंगे फीड। भाई अनुपात क्या होता है, दोनों के लिए बराबर रहेगा। तो 1 kg फीड में अगर 32% प्रोटीन है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलो फीड में कितना प्रोटीन है, 320 ग्राम। और मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन जब कंज्यूम होगा तो 15.5 to 16% नाइट्रोजन निकालेगा। इसका नाइट्रोजन लगभग 50 या 51, अपन 50 मतलब 50 ग्राम इसमें क्या निकलेगा, नाइट्रोजन। अब उसके बावजूद भी मानो 32% प्रोटीन है तो 68% उसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, कुछ मिनरल मिक्सचर वगैरह भी होंगे, कुछ कंज्यूम हो जाएगा। चलिए, तो क्या निकलेगा इसका, तब भी इसमें 50% कार्बोहाइड्रेट बचता है। 50 ग्राम नाइट्रोजन है, कार्बन कितना है, 500 ग्राम, 32% का फीड है। तो क्या हो गया, सी कितना हुआ, 500 ग्राम, एन कितना हुआ, 50 ग्राम। ओके, ये लगभग 10:1 आ गया, जो मैंने पिछले 1 साल से बोल रहा हूं कि 1:10 का या 10:1 का अनुपात तो CN रेशो फीड में होता ही है। ठीक है, अब स्टार्टिंग में जब आप हाई प्रोटीन डालते हो तो आपको मिनिमम मेंटेन करना होता है 15:1, या बहुत हाई मेंटेन आप करोगे तो 20:1, लेकिन 15:1 से भी आपका काम चल जाता है। अब इस 10:1 को 15:1 में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितना, इससे 5 गुना ज्यादा कार्बन चाहिए, किससे, नाइट्रोजन से 5 गुना। तो कितना हो गया, 250 ग्राम। आपको पता है कि जो जैगरी होती है उस जैगरी में 80% कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कुछ लिक्विड भी, तो अपन 300 ग्राम, 250 ग्राम की जगह अपन 20% एक्स्ट्रा, क्योंकि इसमें थोड़ा कम होता है इसलिए 300 ग्राम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15:1। या तो सारी थ्योरी को गोला मार दीजिए। क्यों मार दीजिए, इसको चेक करने, ये सिर्फ एक थ्योरी है, इसको चेक करने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ना ही कोई केमिकल किट है। सीधा सा फंडा है जो मैंने पिछले कई वीडियो में बताया है, 1 ppm अमोनिया पर 300 ग्राम मोलासिस ऐड कर दीजिए, आपका CN रेशो मेंटेन हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब आपको एक चीज और बता दूं मैं, किस चीज में कितना कार्बन होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। इससे कुछ लोगों की आंखें भी जरा खुल जाएंगी। भाई क्यों खुल जाएंगी, आप देखिए, मोलासिस, शुगर और जैगरी, ये तीनों चीजें किस चीज से निकलती हैं, शुगर केन से, गन्ने से। ठीक है ना, ये किस चीज से निकली है, गन्ने से। गन्ने को जब गर्म करते हैं, जब उसको थिक कर देते हैं, तब उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू शुगर फैक्ट्री से 2 चीजें निकलती हैं। एक होता है मोलासिस, ये इंडिया में देखिए मोलासिस सिर्फ 2 लोगों को है पता है, दारू फैक्ट्री वालों को या तो शुगर फैक्ट्री वालों को। लेकिन विदेशों में जो मोलासिस बनता है वो प्योर बनता है, डायरेक्ट इसको गर्म करके उसको ब्लैक सिरप भी बोलते हैं। ठीक है, और उस मेन प्रोडक्ट क्या हुआ, शुगर, बाई प्रोडक्ट क्या हुआ, मोलासिस। इसमें केमिकल्स वगैरह सब कुछ ऐड होते हैं इसमें। तो भाई दोनों चीजें किस चीज से बनी है, इस चीज से। तो कुछ लोग बोलते हैं इसमें 28% होता है और शुगर में 45% तक होता है। और जैगरी में रिसर्च में पाया गया है, जैगरी में 80 to 92% होता है। लेकिन कुछ लोग बाल की खाल पकड़ेंगे इसलिए मैंने 80 लिख दिया। यार सीधी सी बात है, जब हम शुगर कैन जूस से ये 2 चीजें नहीं बनाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये तो भाई ज्यादा नहीं तो इन दोनों को तो ऐड करने के, इन दोनों का कार्बन तो यहां रहेगा ना भाई। सीधा सा साइंस है, इसमें क्या दिमाग लगाना था भाई, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की क्या जरूरत थी भैया। एक तरह से और समझ लेते हैं, एक पिताजी के 2 बच्चे थे, एक शुगर एक मोलासिस। दोनों को जमीनें बांटी गई, जमीन पिताजी की थी
तो इन दोनों के पास जितनी जमीन होगी तो पिताजी के पास कितनी होगी भाई, उस ठीक है, इन दोनों का ज्वाइंट कुछ वेस्टेज निकल जाती है। ठीक है, देखिए फीड किस चीज से मिलकर बनता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। जितना प्रोटीन माइनस होएगा उतना कार्बोहाइड्रेट उसमें ज़्यादा रहेगा। जैसे अपन बाद में जब 28% का डालते हैं और 26% का डालते हैं तो उस हिसाब से ये मैनेज अपने आप हो जाता है। लेकिन प्रोटीन ज़्यादा होगा तो कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन मिनिमम 50% तो होता ही है। और कुछ लोग बोलते थे आपसे कि फीड का 40% आपको डालना ही पड़ेगा, हार्वेस्टिंग तक डालना पड़ेगा। ये भाई बिल्कुल थ्योरी गलत है। ठीक है ना, सबने ये चीज़, जो भी बायोफ्लॉक कर रहे हैं सभी लोगों ने ये चीज़ महसूस की है कि भाई बार बार ऐड नहीं करना पड़ता। शुरुआत के दिनों में एक बार बैक्टीरिया मैच्योर हो जाता है, फिर उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, या जब कभी महीने 15 दिन में थोड़ा बहुत ऐड करना पड़ता है। ठीक दोस्तों, ये था बड़ा सिंपल CN बोरेसो। और मैं चैलेंज करता हूँ इस बात को आप मेरी, अगर मैं इनकरेक्ट हूँ तो करेक्ट करके दिखाएं। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, गन्ने के रस से 2 चीज़ें निकली, अगर 2 चीज़ें नहीं निकालेंगे तो यही निकलेगा, तो दोनों का कार्बन परसेंटेज अपन ऐड कर सकते हैं ना भाई। ओके, ठीक है दोस्तों, ये रहा CN रेशो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के थ्रू। तो आप लोगों ने CN रेशो देख लिया होगा भाई, ये बड़ा सिंपल होता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसमें कैसे होता है, क्या होता है। मैंने हर तरह से बायोफ्लॉक देखा करके, आज मैं खुलासा भी कर रहा हूँ आप लोगों को, कुछ लोग इसका विरोध करेंगे। मैंने चिकन पार्टिकल्स, मैंने मीट को भी मैंने बायोफ्लॉक टैंकों में डाल के देखा, जो मछलियाँ खाती हैं उसमें भी मैंने देखा, उसमें तो भाई ये प्रोटीन ही प्रोटीन है, उसमें तो कार्बन ऐड ही नहीं होता। तो मुझे नहीं पता, उसमें भी मैंने एक टैंक का कल्चर निकाल के देखा है। और ये जो लोग, मैं बार बार कहता हूँ, जो लोग मेरी ट्रेनिंग में आए हैं वो सब कुछ जानते होंगे, उनको मैंने सब कुछ बताया है। मैं अपनी ट्रेनिंग में सब कुछ बताता हूँ कि बायोफ्लॉक टैंकों में कुछ लोग इस पर बहुत ज़्यादा बौखला जाएंगे, बौखलाने दीजिए भाई। बायोफ्लॉक टैंकों में मैंने चिकन वेस्ट भी डाला है और अमोनिया कंट्रोल, विदाउट मोलासिस, विदाउट जैगरी, विदाउट शुगर। ठीक है ना, ये एक्सपीरियंस कर करके देखना पड़ता है। पोटेशियम पर मैंगनेट, कुछ लोग बोलते हैं बायोफ्लॉक टैंक में आप डालोगे फ्लॉक आपका खत्म हो जाएगा। मुझे पता कितना डालना है, आपका फ्लॉक खत्म नहीं होगा। बायोफ्लॉक टैंकों में एंटीबायोटिक कैसे दिया जा सकता है, मैंने दिया है, फ्लॉक खत्म नहीं होगा। हर चीज़ का एक तरीका होता है भाई, और वो तरीका जिसने सीख लिया ये वही। और सुनिए, मैं जो चीज़ बोलता हूँ वो मैं करके देख चुका हूँ। बायोफ्लॉक टैंक में क्या क्या ऐड कर सकते, किस तरह ऐड कर सकते, फ्लॉक बढ़ जाए तो विदाउट ड्रेनिंग आप कैसे उसको कम कर सकते हो, फ्लॉक कम है तो विदाउट एनी प्रोबायोटिक आप फ्लॉक को कैसे बढ़ा सकते हो, ये सब बताता हूँ भाई अपनी ट्रेनिंग में। ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसने कल्चर किया हो। एक टैंक में 10 प्रकार की मछली डालकर कल्चर नहीं होता। हर मछली की फीडिंग हैबिट्स अलग होती है। कुछ मछली जल्दी फीडिंग करती हैं, कुछ देर में करती हैं। भाई मेरा उद्देश्य किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं है, मेरा उद्देश्य एक ही है कि आपको सही जानकारी पहुंचे। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बायोफ्लॉक टैंक में एंटीबायोटिक दे भी सकता हूँ, मैं बायोफ्लॉक टैंक में पोटेशियम परमैंगनेट दे सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। एंटीबायोटिक की डोजेस बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, पहले नोट कर लीजिए। किस मछली को किस तरह से क्या डिजीज़ पे कितनी डोज देनी है, लिक्विड वाली का क्या डोज होता है, सॉलिड्स वाले का, पाउडर वाले का क्या डोज होता है, ये सब कुछ सिखाया जाता है आपको, एक एक पॉइंट सिखाया जाता है। तो आप लोग समझदार हैं, आप समझ गए होंगे कि भाई अगर आपको बायोफ्लॉक करना है, सीरियसली करना है, मजाक नहीं, सीरियसली, तो एक बार
देखिए 2, 4, 5, 10 लाख रुपए खर्च करने से अच्छा है आप 2, 4, 5 हज़ार की ट्रेनिंग ले लें। एक बार ट्रेनिंग ले लें, और मेरी ट्रेनिंग की एक क्वालिटी है, सबको पता वो चीज़ कि डायरेक्ट आपको रिप्लाई मिलता है, पर्सनल नंबर मिलता है। जो लोग कल्चर स्टार्ट करते हैं उनको पर्सनल नंबर मिलता है, वो डायरेक्ट मेरे पास होता है। अभी भी फ़ोन मेरी जेब में है वो, ठीक है ना। डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं, भले ही मैं ट्रेनिंग में हूँ, भले ही मैं कहीं भी हूँ, आपको रिप्लाई मिलेगा। आपकी मेरी डायरेक्ट बात होगी। कोई ग्रुप का खेल नहीं खेलते हम भाई कि ग्रुप बना के छोड़ दिया लावारिस की तरह, ऐसा नहीं करते। जो लोग, हाँ, अगर आप पूछोगे टैंक में क्या करना है, ये क्या करना है, मैस कैसे लगानी है, सीमेंट कितना डालना है, फ्लोर कैसे बनाना है, ये तो ट्रेनिंग में सिखाई जाता है आपको, ठीक है ना। जब व्यक्ति कल्चर स्टार्ट करता है उसको मेरा पर्सनल नंबर दिया जाता है। मेरे पास करीब 450 नंबर, अभी कितने हो गए, 452 नंबर सेव हो चुके हैं। उनसे मेरा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है। और आप विश्वास मानेंगे, मेरे पास दिन में 8 से 10 से कॉल से ज़्यादा नहीं आता। वो लोग कल्चर कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं। दिक्कत आती है, डायरेक्ट मुझसे बात होती है, कोई व्हाट्सअप नहीं, कोई मीडिएटर नहीं, कुछ नहीं भाई। जो मुझसे ट्रेनिंग लेगा उससे उसका कल्चर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और मैं उसका कल्चर करके रहूँगा। और नंबर के साथ सेव होता है। आप कॉल लगाएंगे, आपको तुरंत, हाँ भाई आप बताइए क्या दिक्कत है, ऐसे बात होती भाई। बाकी फैसला आपका है, मर्जी आपकी है। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि बार बार बताने से क्या होता है, लोगों को लगता है आप सबकी बुराई करके ये करते। ऐसा नहीं भाई, मैं तो ये बताता हूँ मैंने क्या किया है, दूसरों ने क्या किया ये उनका फैसला है। उनके टैंकों में क्या हो रहा मुझे नहीं पता। और एक चीज़ याद रखिए, अभी किसी को लग रहा होगा ना कि सर्दियों में आपने कल्चर किस तरह किया, अभी आपको मेरी सर्दियों में बराबर ट्रेनिंग फार्म पे हुई है, और मेरे फार्म पे हुई है। और मेरे फार्म पे लोग आए हैं, देखा है उनने कि फार्मिंग हो रही है कि नहीं, पानी कितना पुराना होता है, कितना नया होता है, उस पानी वाटर एक्सचेंज करके तो नहीं कर रहे, ये क्लियर दिखाई देता है भाई, ठीक है। तो भाई फैसला आपका है, मर्जी आपकी है, पैसा आपका है। अगर 10-20 लाख रुपए, 5-10 लाख रुपए फंसा के काम करना है, या कुछ पैसे खर्च करके ट्रेनिंग लेके काम करना है। और मैं ट्रेनिंग में एक चीज़ और बताता हूँ, बायोफ्लो किसके लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोफ्लो किन के लिए है? पॉन्ड कल्चर राजा है। कुछ लोग बोलते थे पॉन्ड कल्चर इज डेड, नो, पॉन्ड कल्चर राजा है। आरएस इंडिया में सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि मछली की इतनी कॉस्टिंग नहीं है कि आप इतने कई किलोवाट का लोड लेके आप कर सकें। और जहाँ तक केज कल्चर होता है उसमें भी एफसीआर ज़्यादा आता है। इसलिए आपका अल्टरनेट, जिनके पास ज़मीन कम है, जिनके पास सोर्सेस कम है, पानी कम है, उनके लिए बायोफ्लॉग है। मैं क्लियर बताता हूँ ट्रेनिंग में, कोई आपको हवाई सपने नहीं दिखाता हूँ। मैं क्लियर बताता हूँ कि बायोफ्लॉग किन के लिए है, किन को करना है, किन को नहीं करना। भाई लीज पे ज़मीन लेके, लोन लेकर, दूसरों से ब्याज पे पैसे उठा के बायोफ्लॉग बिल्कुल मत करो भाई। आपसे हाथ जोड़ की विनती है, क्योंकि आपका एक कल्चर कम से कम सीखने में जाएगा। एक कल्चर जो सीखने में जाएगा, वो देखिए, मैं तो कहता हूं जो भी प्रॉब्लम आनी आपके पहले कल्चर में आई जाए, आपके साथ 4 टैंक में आएगी प्रॉब्लम, आप संभाल सकते हो। आपके प्रॉब्लम नहीं आई 400 टैंकों में आएगी, आप नहीं संभाल पाओगे भाई। किस सीड को किस तरह रखना है, हर सीड अलग तरीके से आता है। किस सीड को कैसा रखना है, कोई वियतनामी कोई को कैसे संभालना है। ज़्यादातर लोगों ने, हमारे हरियाणा वालों तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, इतना कोई का सीड सप्लाई हो गया, इतना सप्लाई हो गया, 10% आज बचा हुआ है, 90% मर गया। कारण क्या था? उनको नहीं पता इसको कैसे संभालना है। वो मैं सिंगी का कैसे संभालना है, उसको कैसे वो सैनिटाइज करना है, कोई को कैसे संभालना है, पंगास को कैसे संभालना है, मांगुर को कैसे संभालना है, गुलसा टेंगड़ा, सबकी जानकारी भाई आपको दी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, आप समझदार हैं। और मैं तो कहता हूँ उसके बावजूद ही आपको ये लगे
कि मेरी ट्रेनिंग खराब है, आप सबके सामने आप कहना भाई मुझे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, आप मेरे पैसे बैक कर दीजिए, आपके पैसे बैक कर दिए जाएंगे। इससे ज़्यादा गारंटी कोई नहीं दे सकता भाई इंडिया में।